नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई-बहनों का बहुत-बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाएँगे, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और एसएसटी के, ठीक है, सीटेट के पेपर 2 को ध्यान में रखते हुए एसएसटी पेडागोजी के क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जितने मेरे भाई-बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूँगा, सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुँच सके, और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब ज़रूर करना है। चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। उम्मीद है आप लोगों ने सेशन को लाइक शेयर कर लिया होगा, सब्सक्राइब कर लिया होगा। पहले प्रश्न के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, सामाजिक विज्ञान के बच्चों को के साथ लैस होना चाहिए। किसके साथ लैस होना चाहिए? जेंडर के बारे में, सामाजिक नियमों का पालन करने की योग्यता के साथ, सामाजिक दबाव को झेलने की योग्यता के साथ, स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता के साथ, सामाजिक व्यवहारों का बचाव करने की योग्यता के साथ। तो पहले प्रश्न का आप सभी लोगों को आंसर करना है। पहले प्रश्न का आंसर करिएगा, बताइएगा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। हम लोग सीटेट के पेपर 2 को ध्यान में रखते हुए एसएसटी पेडागोजी के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और आपको पता है सीटेट के पेपर 2 में एसएसटी पेडागोजी से अगर हम लोग बात करें तो कुल मिलाकर के 60 प्रश्न आते हैं। और ये 60 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं अगर आपको सीटेट के एग्जाम को क्लियर करना है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस क्लास को कर रहे हैं। और पहले प्रश्न के साथ शुरुआत कर रहे हैं। पहले प्रश्न का आंसर करेंगे, सामाजिक विज्ञान के बच्चों को के साथ लैस होना चाहिए। किसके साथ? जेंडर के बारे में, सामाजिक नियमों का पालन करने की योग्यता, सामाजिक दबावों को झेलने की योग्यता, स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता, सामाजिक व्यवहारों का बचाव करने की योग्यता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले प्रश्न की आप आंसर करेंगे, ऑप्शन संख्या 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता के साथ लैस होना चाहिए। ठीक है, जो बालक होते हैं उनके अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व ये है, वो ये है कि उनको चिंतन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उन्हें सोचने विचारने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हर एक्टिविटी की शुरुआत यहीं से हो रही, चिंतन से हो रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो बच्चे हैं वो स्वतंत्र रूप से चिंतन मनन कर सकें, सोच विचार कर सकें। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो 3 यहाँ पर सी विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। दूसरे प्रश्न का आंसर करेंगे, एक शिक्षक के सामने यह तर्क आता है कि लोकतंत्र का संसदीय रूप भारत के लिए उचित नहीं है। अब उन्हें किस प्रकार प्रतिक्रिया देनी चाहिए? इस तरह के अलोकतांत्रिक विचारों को उठाने वाले विद्यार्थियों को भुड़कना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि इतनी जल्दी वे कोई भी मूल्य भारित निर्णय न करें। उन्हें बताना कि कोई अन्य व्यवहारिक विकल्प नहीं है। इस तर्क को ना तो वे खारिज करें और ना ही सहमत हो, बल्कि संविधान की भावना की तरफ इसे पुनः निर्देशित करें। चलिए दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, बताइएगा क्या हो जाएगा। तो एक शिक्षक के सामने यह तर्क आता है कि लोकतंत्र का संसदीय रूप भारत के लिए उचित नहीं है, तो उन्हें किस प्रकार की प्रतिक्रिया देनी चाहिए? इस तरह के अलोकतांत्रिक विचारों को उठाने वाले विद्यार्थियों को भुड़कना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, मारना पीटना भुड़कना डराना धमकाना ये सब नहीं करना है। उन्हें बताना है कि इतनी जल्दी वे कोई भी मूल्य भारित निर्णय ना करें। उन्हें बताना कि कोई अन्य व्यवहारिक विकल्प नहीं है। इस तर्क को ना तो खारिज करे और ना ही सहमत हो, बल्कि संविधान की भावना की तरफ इसे पुनः निर्देशित करे। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन संख्या 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में शिक्षक का काम क्या है? शिक्षक का काम है कि जो उस बालक का दृष्टिकोण है उसको पुनः से क्या करना है? संविधान की तरफ मोड़ना है, संविधान की तरफ निर्देशित करना है। ये नहीं बताना है कि ये सही है या गलत है। उसके दृष्टिकोण को सिर्फ संविधान की तरफ निर्देशित करना है और फिर उसके ऊपर छोड़ देना है कि वो फिर से दोबारा से आत्ममंथन कर सके, क्या सही है, क्या नहीं, क्या गलत है। ठीक है? तो उसको क्या करना है? तो उसके जो दृष्टिकोण है, जो उसकी भावना है, उसको पुनः से फिर से संविधान की ओर निर्देशित करना है और उसको एक बार फिर से सोचने विचारने का मौका देना है, अवसर देना है। ठीक है? ताकि आप मंथन कर सके। तीसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक तर्कणा से संबंधित है? तो समकक्ष व्यक्तियों का अनुकरण, शब्दों का जोर से उच्चारण करते हुए एक लेख लिखना, संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग एवं वाग विस्तार, चरणबद्ध प्रक्रिया एल्गोरिथम का वर्णन करना। बताएंगे क्या हो जाएगा? इस प्रश्न की बात करेंगे तो निम्न में से कौन सा मौखिक तर्कणा से संबंधित है? क्या हो जाएगा? समकक्ष व्यक्तियों का अनुकरण किया जाए, शब्दों का जोर जोर से उच्चारण करते हुए लेख लिखना, संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग एवं वाग विस्तार, चरणबद्ध प्रक्रियाओं एल्गोरिथम का वर्णन करना। क्या हो जाएगा? आप होगी विकल्प संख्या 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संकल्पनाओं का तत्काल क्या किया जाए? अनुप्रयोग किया जाए और वाग विस्तार किया जाए। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, एक शिक्षक प्रशिक्षणार्थी इस प्रकार एक अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखती है, विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य
हो पाएंगे। इस उद्देश्य या उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? संश्लेषण, संश्लेषण में आता है, बोधन में आता है, विश्लेषण में आता है, कौशल में आता है। चलिए चौथे प्रश्न की बात करेंगे, चौथे प्रश्न का आंसर करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या जाएगा? एक शिक्षक प्रशिक्षणार्थी जो है वो इस प्रकार का एक अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखती है कि विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे। तो यह उद्देश्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? तो आप कहोगे बोधन के, ठीक है, किसके? जहां पर उसको बोध हो रहा है, जहां पर उसको ज्ञान हो रहा है, ठीक है। विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे, या उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा? तो बोधन के, ठीक है। बोधन का मतलब क्या होता है? बोध होने से, जानकारी होने से, जहां पर बालक जानकार हो पाएगा, जानकारी ले पाएगा, ठीक है, उसके बारे में जान पाएगा, लोकतंत्र के अर्थ को समझने योग्य हो पाएगा, उसकी जानकारी ले पाएगा, उसका अर्थ समझ पाएगा। तो बोधन के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन संख्या 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सबसे जरूरी तो पहले जानना है, पहले जानकारी रखेगा, तब उसके बाद संश्लेषण, विश्लेषण और आदि अन्य चीजें आएंगी। प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रभावी तरीका क्या है? प्रारंभिक स्तर पर पूछ रहा है, याद रखेंगे, प्रारंभिक स्तर पर पूछ रहा है। प्रारंभिक स्तर पर इतिहास, प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण तरीका क्या है? व्याख्यान पद्धति है, प्रश्नोत्तर पद्धति है, चर्चा पद्धति है, कहानी कथन पद्धति है। क्या हो जाएगा? तो प्रारंभिक स्तर पर अगर इतिहास पढ़ाना है तो सबसे अच्छी जो विधि होगी वो कौन सी हो जाएगी? आप कहोगे कहानी कथन विधि हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा घरों में जो दादी मम्मी होती हैं, दादी होती हैं, मम्मी होती है, वो छोटे बच्चों को, ठीक है, कहानियों के माध्यम से इतिहास के बारे में बताती हैं कि अकबर ऐसा था, राणा प्रताप ऐसे थे, शिवाजी ऐसे थे, ठीक है। तो इस तरीके से तो इतिहास, जो इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रभावी तरीका क्या है? आप कहोगे कहानी कथन विधि है। ऑप्शन संख्या 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने में मदद करेगा? बताइएगा। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जिससे आपको ये लगता है कि इसकी वजह से विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन जो है उसका विकास होगा। तो महिलाओं के कार्य पर दोगुना बोझ पर टिप्पणी की जाए, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले 2 उपायों को लिखा जाए, भारतीय स्वास्थ्य और भारतीय शिक्षा में सरकार की भूमिका क्या है, सभी संक्रामक रोग जल जनित होते हैं, सत्य अथवा असत्य बताइए। तीसरे प्रश्न की बात करेंगे, इनमें से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जिसमें आपको लग रहा है कि जिससे बच्चे के अंदर आलोचनात्मक चिंतन, ठीक है, कौशल का विकास होगा? क्या हो जाएगा? तो महिलाओं के कार्य पर दोगुना बोझ पर टिप्पणी लिखना है, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले 2 उपायों को लिखना है, सभी संक्रामक रोग जल जनित होते हैं, सत्य अथवा असत्य बताना है, ठीक है। भारतीय स्वास्थ्य और भारतीय शिक्षा में सरकार की भूमिका क्या है? क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सबसे अच्छा, जो सबसे सटीक विकल्प होगा वो होगा विकल्प संख्या 3, जहां पर बालक को भारतीय स्वास्थ्य और भारतीय शिक्षा में सरकार की भूमिका क्या है इसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो ये विकल्प जो है, इसके विषय में अगर बच्चों को ये विषय दिया जाएगा तो ये विषय जो है वो बच्चों को चिंतन करने का सबसे अधिक अवसर देगा। सबसे ज्यादा जो आलोचनात्मक चिंतन है वो इसी क्षेत्र में हो सकता है। तो तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे? बताइएगा। नहीं करेंगे आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन से निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से प्रश्न हैं, जो कौन से विकल्प हैं जो विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे? आपसे ये पूछ रहा है, नहीं करेंगे। तो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न हैं, अन्वेषणात्मक, अन्वेषणात्मक मतलब खोज आधारित प्रश्न, ऐसे प्रश्न जिसमें बच्चे को खोज करने को मिले, ठीक है, जो है खोज करने का मौका मिले, ठीक है। अभिसारी प्रश्न या फिर बंद उत्तर वाले प्रश्न, क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप कहोगे ऑप्शन संख्या 4 हो जाएगा। बंद उत्तर वाले जो प्रश्न हैं ये बच्चे में आलोचनात्मक चिंतन का विकास नहीं करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बच्चे को सोचने विचारने का मौका नहीं देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन संख्या 4 बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से क्या छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेगा? एक बार फिर से वही प्रश्न है, लेकिन अब की बार आपको ऑप्शन कुछ दूसरे देखने को मिल रहे हैं। प्रश्न वही है लेकिन ऑप्शन बदल दिए गए हैं। आपसे एक बार फिर से कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेगा? शिक्षक बार बार छात्रों से पाठ्य वस्तु के विषय में प्रश्न पूछे, छात्रों को कोई समस्या दी जाए जिसे वह स्वयं हल करे, छात्रों को नवीन कार्य करने से रोका जाए, छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर दिया जाए। इनमें से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जिससे आपको देख करके ये लगता है कि छात्रों को, ठीक है, ये छात्रों के आलोचनात्मक चिंतन में, ठीक है, मदद नहीं करेगा? क्या हो जाएगा?
तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। शिक्षक बार-बार छात्रों से पाठ्य वस्तु के विषय में प्रश्न पूछे, ये तो ठीक है। छात्रों को कोई समस्या दी जाए और जिसे छात्र स्वयं हल करें, ये भी ठीक है। छात्रों को नवीन कार्य करने से रोका जाए, यही गलत हो जाएगा। अगर आपको छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करना है, तो आपको छात्रों को नवीन काम करने से, नए काम करने से रोकना नहीं है, ठीक है? अगर आप उन्हें कोई नया काम करने ही नहीं देंगे, तो फिर उन्हें कोई नया अनुभव, कोई नई जानकारी होगी ही नहीं, कोई नई जानकारी होगी ही नहीं, तो फिर उनके अंदर सृजनात्मकता, नवीन तत्वों की जो है प्रधानता होगी ही नहीं, नई-नई चीज़ों से वो अवगत ही नहीं हो पाएँगे। तो ये आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेगा, ठीक है? अगर छात्रों को नवीन काम करने से रोक रहे हैं, तो फिर उसके अंदर आलोचनात्मक चिंतन का विकास नहीं होगा, याद रखेंगे, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, यदि कक्षा 7 के विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आप चुनेंगे? ठीक है, तो कक्षा 7 के बच्चों में आपको आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना है, तो क्या करना होगा? छात्रों को तर्क वितर्क करने का पूर्ण अवसर देना होगा। ये बात तो बिल्कुल सही लग रही है। छात्रों को 2 समूहों में बांटकर उनसे वाद-विवाद करवाएँगे। किसी समस्या को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कर उनसे उस समस्या का समाधान करने को कहेंगे, उपरोक्त सभी हो जाएगा। कक्षा 7 के छात्र हैं और आपको उनके अंदर आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना है, तो आपको क्या करना चाहिए? ठीक है? छात्रों को तर्क-वितर्क करने का पूर्ण अवसर देना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है। बच्चों को, छात्रों को तर्क-वितर्क करने का पूरा अवसर देना चाहिए, उन्हें विचार अभिव्यक्त करने का पूरा अवसर देना चाहिए, उन्हें नई-नई एक्टिविटीज़ करने का मौका देना चाहिए, ताकि वो चीज़ों को सीख सके, उन्हें करके सीखने को, ठीक है, करके सीखने का मौका देना चाहिए। ये सब करना चाहिए, ठीक है? छात्रों को 2 समूह में बाँटकर उनसे वाद-विवाद करवाएँगे, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है? और किसी समस्या को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करके उनसे समस्या का समाधान करने को कहेंगे, ये भी बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको हो गया उपरोक्त सभी बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करेंगे, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन संख्या 4 कर दीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। आयु बढ़ने के साथ-साथ छात्रों के आलोचनात्मक चिंतन में की प्रधानता होती है। तो जैसे-जैसे अगर हम लोग बात करेंगे, तो जैसे-जैसे बच्चों की आयु बढ़ेगी, जैसे-जैसे बच्चों की आयु बढ़ती है, वैसे-वैसे अगर हम लोग बात करेंगे, तो बच्चों में और किस चीज़ की वृद्धि होती है, और किस चीज़ की वृद्धि होगी, ठीक है? जैसे-जैसे बच्चों में आयु बढ़ती है, तो आयु बढ़ने के साथ-साथ बच्चों के आलोचनात्मक चिंतन में किसकी प्रधानता होती है? तर्क की, विचार की, मौन की, सक्रियता की। क्या हो जाएगा? तो जैसे-जैसे बच्चे बच्चों की उम्र बढ़ती जाती है, जैसे-जैसे उनके अंदर परिपक्वता आती जाती है, वैसे-वैसे अगर हम लोग बात करेंगे, तो उनके आलोचनात्मक चिंतन में किसका विकास होगा? तर्क का, विचार का, मौन का, सक्रिय का, तो आप कहोगे तर्क का, ठीक है? किसका? तो तर्क का। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तर्क, ठीक है? अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन-सा प्रश्न छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करेगा? बताइएगा क्या आ जाएगा? तो कौन-सा प्रश्न है जो छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करेगा? पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है? मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। आधुनिकता के इस युग में शिक्षा की वास्तविक भूमिका क्या होनी चाहिए? उपरोक्त सभी 11वें प्रश्न की बात करेंगे। आपको 4 विकल्प दिया गया और आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन-सा एक ऐसा विकल्प है जो बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करेगा? तो पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है? आपसे अगर बच्चों से ये पूछा जाए, अगर मौलिक अधिकारों का वर्णन करने को कहा जाए, ठीक है? या फिर आधुनिकता के इस युग में शिक्षा की वास्तविक भूमिका का क्या होनी चाहिए, इसके बारे में पूछा जाए, या फिर उपरोक्त सभी, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर उपरोक्त सभी मत करिएगा, उपरोक्त सभी नहीं होगा, यहाँ पर विकल्प संख्या 3 होगा। आधुनिकता के इस युग में शिक्षा की वास्तविक भूमिका क्या होनी चाहिए? अगर हम इस टॉपिक पर बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर बच्चों को जो है चिंतन मनन करना होगा, सोचने का उनको मौका मिलेगा, और उनके जो विचार हैं, ठीक है? जो आलोचनात्मक विचार है, जो उनके विचार हैं, ठीक है? वो सामने निकल कर के आएँगे। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर उपरोक्त सभी मत करिएगा, उपरोक्त सभी नहीं होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। यदि छात्रों को उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंपे जाएँगे, तो उनमें से निम्नलिखित में से किस कौशल का विकास होगा? आलोचनात्मक चिंतन का, तीव्र सुनने की क्षमता का, वृद्धि का, इनमें से कोई नहीं। अब ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न हो गया। ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न हो गया। आज के सेशन में जो पेडागॉजी वाले प्रश्न हैं, वो सारे हम लोगों ने चिंतन वाले जो है टॉपिक से लिए हैं, ठीक है? तो इसीलिए सारे आपको चिंतन वाले क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। यदि छात्रों को उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंपे जाएँगे, तो उनमें से किस कौशल का? तो आप कहोगे आलोचनात्मक चिंतन का। उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी, तो फिर वो क्या करेंगे? अगर आप उन्हें जिम्मेदारी देंगे, तो फिर वो किसी कार्य को करने से पहले उसका सही-गलत
अच्छा बुरा सारी चीजों को सोचेंगे। और किसी भी कार्य को करने के लिए जब वो पक्ष विपक्ष सही गलत सारी चीजों के बारे में सोचेंगे, तो ये क्या होता है, ये आलोचनात्मक चिंतन होता है कि किसी चीज के दोनों पक्षों के बारे में सोच रहे हैं आप, सही के बारे में भी सोच रहे हैं, गलत के बारे में भी सोच रहे हैं। तो जब किसी को जिम्मेदारी पूर्ण कार्य आप देंगे तो वो दोनों चीजों को सोच करके तब कार्य करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ जाएंगे। निम्नलिखित में से क्या छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करने में सहायक है, बताइएगा। तो आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना है बच्चे में, तो कौन सा, ठीक है, कौन सा विकल्प सहायक होगा। पाठ्यक्रम में पूर्णता एवं आधुनिकता में कमी हो, कमी कर रहे हैं भाई, आधुनिकता में कमी कर रहे हैं, तो फिर ये कैसे आलोचनात्मक चिंतन में सहायक होगा, ये तो नहीं होगा। प्रयोग अनुभव एवं निरीक्षण की अधिकता हो, उचित दृष्टिकोण का अभाव हो, ठीक है, उचित दृष्टिकोण का अभाव कर देंगे, सही दृष्टिकोण नहीं होगा, तो फिर आलोचनात्मक चिंतन कैसे आएगा। पाठ्यक्रम का विशाल होना, पाठ्यक्रम के विशाल होने से आलोचनात्मक चिंतन का विकास नहीं होता है, बल्कि क्या हो, बल्कि जो पाठ्यक्रम है उसमें प्रयोग हो, बच्चों को प्रयोग करने का मौका मिले, उन्हें अनुभव हो, ठीक है, नई जानकारियों से वो परिचित हो, और निरीक्षण की अधिकता हो, बच्चे जो है वो ऑब्जर्वेशन कर सके। तो इससे क्या होगा, इससे बच्चों में नए नए ज्ञान की, ठीक है, नए नए ज्ञान को वो अर्जित कर सकते हैं, नई नई स्किल्स को अर्जित कर सकते हैं, और ये बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करने का, ठीक है, विकास करने में सहायक होता है। विकल्प संख्या 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अन्वेषणात्मक प्रश्नों का लाभ क्या। अन्वेषणात्मक प्रश्न क्या होते हैं, ऐसे प्रश्न जो बच्चों को खोज करने के लिए प्रेरित करें। ठीक है, तो अन्वेषणात्मक प्रश्नों का लाभ ये है कि ये छात्रों में तार्किक सोच पैदा करने में मदद करते हैं, छात्रों में समस्या पैदा करने में मदद करते हैं, छात्रों की अभिवृत्ति को शांत करने में मदद करते हैं, या फिर उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, तो अन्वेषणात्मक जो प्रश्न होते हैं, खोज आधारित जो प्रश्न होते हैं, ये क्या करते हैं, ये बच्चों में तार्किक सोच पैदा करने में मदद करते हैं, बच्चों को सोचने पर जो है विवश करते हैं, बच्चों को प्रश्नों का उत्तर खोजने को प्रोत्साहित करते हैं, बच्चों में तर्क चिंतन का विकास करते हैं, ठीक है, बच्चों में जागरूकता पैदा करते हैं। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छात्रों में तार्किक सोच पैदा करने में मददगार होते हैं, लाभदायक होते हैं अन्वेषणात्मक प्रश्न। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, उपरोक्त तो सभी मत कर देना, गलत हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। नीचे दिए गया पाठ के अंत में आओ चर्चा करें शीर्षक के अंतर्गत दिया गया है, आपके विचार में साधारण पुरुष तथा स्त्री अपने कार्यों का विवरण सामान्यतः क्यों नहीं रखते हैं, इस प्रश्न को पूछने की सार्थकता क्या है। तो साधारण स्त्री पुरुष साधारण जीवन जीते हैं, उनके पास ऐसा कुछ महान या महत्वपूर्ण या सार्थक नहीं है जिसके बारे में वे लिखते हैं। दूसरा कह रहा है, यह अच्छा है कि चर्चा प्रारंभ की जाए और विद्यार्थी अपने तर्क प्रस्तुत करें। वे प्रश्न जिनके निश्चित उत्तर नहीं है उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न विद्यार्थियों को भ्रमित करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न अनुमान लगाने को प्रोत्साहित करते हैं, इसलिए उन्हें नहीं देना चाहिए। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपसे कह रहा है नहीं देना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ विद्यार्थियों को भ्रमित करेंगे इसलिए नहीं देना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पर आपके दो विकल्प बचते हैं, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर कह रहा है महत्वपूर्ण या सार्थक नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इस प्रश्न को हम लोग पहले भी कर चुके हैं, इसका ऑप्शन संख्या भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये अच्छा है कि चर्चा प्रारंभ की जाए और विद्यार्थियों को अपना तर्क प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए। ठीक है, क्या किया जाए, तो चर्चा, विद्यार्थियों के बीच चर्चा प्रारंभ की जाए और विद्यार्थियों को अपने विचार, अपने तर्क प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए। विकल्प संख्या 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। एक तरफ आपको विभिन्न प्रकारों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित उत्पादों के नाम दिए गए, आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कई बार क्या होता है, आपको विभिन्न प्रकार की कृषियां दे देता है, आपको विभिन्न प्रकार के उत्पादन दे देता है, और आपको मिलान करने को दे देता है, और फिर आपको क्या करता है, आपको कोट के आधार पर सही प्रश्न तक पहुंचना रहता है। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल कौन सा सही सुमेलित नहीं आपसे पूछ रहा है, तो पिसीकल्चर मत्स्य पालन है, सेरीकल्चर रेशम पालन है, एरोपोनिक केचुआ पालन है, ओलेरीकल्चर सब्जी उगाना है। तो क्या हो जाएगा, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। चलिए 16वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, आप कहोगे एरोपोनिक। ठीक है, एरोपोनिक जो है ये क्या हो जाएगा, ये केचुआ पालन से संबंधित है। केचुआ पालन अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, ये आप कहोगे वार्मी कल्चर है। ठीक है, केचुआ पालन अगर हम लोग बात करेंगे क्या है, आप कहोगे वार्मी कल्चर है। केचुआ पालन अगर हम लोग बात करेंगे क्या है, आप कहोगे वार्मी कल्चर है। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर कहाँ पर मिलता है, जैसलमेर में, मकराना में, गिरिडीह में, मुंगेर में, बताइएगा। तो सबसे अच्छा
संगमरमर, आप लोगों के घरों में भी संगमरमर इस्तेमाल होता होगा और आपने नाम सुना होगा। बताइएगा क्या हो जाएगा? तो सबसे अच्छा जो संगमरमर होता है वो कौन-सा होता है? एनसीईआरटी बुक से ये प्रश्न लिया गया है। जैसलमेर है, मकराना है, गिरिडीह है या फिर मुंगेर है? क्या हो जाएगा? सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कौन-सा होता है? तो क्या आप कहोगे? ये आप कहोगे मकराना होता है, ठीक है? कौन-सा? मकराना मार्बल होता है और ये आपको कहाँ पर? ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, ठीक है? कहाँ पर? तो सबसे अच्छा जो मार्बल होता है वो मकराना मार्बल होता है, जो कि आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मकराना राजस्थान। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारत में कोयले के सबसे अधिक भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल है, झारखंड एवं बिहार है, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश। तो अगर हम लोग भारत में बात करेंगे, वो जो है भारत में अगर हम लोग कोयले के सबसे अधिक भंडार अगर हम लोग बात करेंगे तो कहाँ-कहाँ पर हमको देखने को मिलेगा? तो हमको झारखंड देखने को मिलेगा, झारखंड में। और इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कहाँ पर? तो आप कहोगे उड़ीसा में। तो भारत में कोयले के जो आपको सबसे बड़े भंडारण देखने को मिलेंगे वो झारखंड और उड़ीसा में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर आपको झारखंड और उड़ीसा किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो जो आपको विकल्प दिए गए हैं उसी का चुनाव आपको करना है। तो बताइएगा क्या आ जाएगा? ठीक है, तो भारत में सबसे अधिक, सबसे बड़े जो कोयला के भंडारण मिलते हैं वो आपको झारखंड और उड़ीसा में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में आपको झारखंड और उड़ीसा नहीं दिख रहा है। तो दिए गए विकल्पों में अगर हम लोग बात करेंगे तो आप कहोगे झारखंड और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करोगे? दिए गए विकल्पों में आपको चूज करना है, तो आप झारखंड और पश्चिम बंगाल कहोगे। ठीक है, झारखंड में अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग झारखंड की बात कर लेंगे तो झारखंड में आपको याद रखना है झरिया। ठीक है, झारखंड में आपको झरिया याद रखना है, कोयले के लिए फेमस है। और पश्चिम बंगाल में अगर हम लोग बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में आपको क्या करना है? पश्चिम बंगाल में अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको क्या याद रखना है? तो आपको रानीगंज याद रखना है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो आपको रानीगंज याद रखना है। ठीक है, ये दोनों ही क्षेत्र क्या है? कोयले के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या है? ये दोनों ही क्षेत्र कोयले के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको क्रांतियों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ उत्पादन के नाम दिए गए। आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कई बार क्या होता है कि आपको एक तरफ क्रांतियों के नाम दे देते हैं, दूसरी तरफ उत्पादन के नाम दे देते हैं और आपको मिलान करने को दे देते हैं और पूर्ण के आधार पर आपको, ठीक है, सही विकल्प तक पहुंचना रहता है। तो दोनों तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो कोई एक भी पूछा जा सकता है या फिर आपसे चार के चारों पूछ करके आपको मिलान करने को दिया जा सकता है। तो आपको सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए। तो पीली क्रांति, तिलहन कह रहा है, भूरी क्रांति उर्वरक कह रहा है, नीली क्रांति मत्स्य कह रहा है, गुलाबी क्रांति मांस कह रहा है। क्या हो जाएगा? कौन सा सही इसको लेते हैं? तो आप हो गया ऑप्शन संख्या 4 हो जाएगा। पीली क्रांति की अगर हम लोग बात करेंगे तो पीली क्रांति सरसों का हो गया। ठीक है, सरसों। ठीक है, सरसों, दलहन, सरसों कहिए, दलहन कहिए या फिर तिलहन कहिए, तो कुछ भी ऑप्शन में देता है, बिल्कुल एकदम ठीक है। भूरी क्रांति अगर हम लोग बात करेंगे तो उर्वरक से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। नीली क्रांति की बात करेंगे मत्स्य से, बिल्कुल ठीक है। गुलाबी क्रांति की बात करेंगे तो गुलाबी क्रांति जो है ये क्या हो जाएगा? तो ये आप कहोगे झींगा मछली से। ठीक है, गुलाबी क्रांति की बात करेंगे तो ये किससे है? ये आप कहोगे झींगा मछली से। ठीक है, किससे? तो झींगा मछली से ही याद रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या 4 आपका सही सुमेलित नहीं है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। एक तरफ आपको कुछ खनिजों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके प्राप्ति स्थान के नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ आपको क्या किया गया? एक तरफ आपको कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ उनके प्राप्ति स्थान कहाँ से वो मिल रहे हैं, संबंधित राज्यों के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यूरेनियम झारखंड से मिल रहा है, मोनोजाइट केरल से मिल रहा है, लिग्नाइट तमिलनाडु से मिल रहा है, पेट्रोलियम झारखंड से मिल रहा है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या हो जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे, चलिए जल्दी से बताइएगा, 20वें प्रश्न की बात करेंगे, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्या कहोगे? तो आप कहोगे यूरेनियम जो है ये कहाँ से? ये आपको झारखंड से मिल रहा है, बिल्कुल सही बात है। मोनोजाइट की अगर हम लोग बात करेंगे तो मोनोजाइट आपको केरल से मिल रहा है, बिल्कुल सही बात है। लिग्नाइट की हम लोग बात करेंगे तो तमिलनाडु से मिल रहा है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पेट्रोलियम अगर हम लोग बात करेंगे तो ये झारखंड में नहीं मिलता है। पेट्रोलियम की बात करेंगे तो ये झारखंड में नहीं मिलता है, ये आपका सही नहीं होगा। तो ऑप्शन संख्या 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए हैं, जिन्हें जाना जाता है अथर्ववेद के नाम से, अर्थशास्त्र के नाम से, यजुर्वेद के नाम से, धर्मशास्त्र के नाम से। तो चाणक्य, चाणक्य से सभी लोग परिचित हैं। चाणक्य की हम लोग बात करेंगे तो चाणक्य जो है, इनको इनको कौटिल्य भी कहा जाता है। ठीक है, इनको कौटिल्य भी कहा जाता है, चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है। और इन्हीं को हम लोग क्या करेंगे? इन्हीं को विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। तो चाणक्य को कौटिल्य
ठीक है, चाणक्य को कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है और इनकी जो पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है। ठीक है, क्या है? इनकी पुस्तक की बात करेंगे तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम कहोगे, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? इनकी पुस्तक की बात करेंगे तो इनकी पुस्तक का नाम क्या कहोगे आप? इनकी पुस्तक का नाम हो जाएगा अर्थशास्त्र है। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है, याद रखेंगे। ठीक है, और याद रखिएगा जो ये कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त हैं, इनकी तुलना किससे की जाती है? तो आप कहोगे मैकियावेली से। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त की तुलना किससे की जाती है? तो आप कहोगे मैकियावेली से की जाती है। और इनकी जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, इसकी तुलना मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस से की जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। तो कौटिल्य की तुलना मैकियावेली से की जाती है और कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसकी तुलना मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस से की जाती है। और ये किसके दरबार में रहते थे? कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त की बात करेंगे तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। ठीक है, किसके? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट जाएगा। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? आप कहोगे अर्थशास्त्र है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, अहोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, नहीं बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। अहोम के संदर्भ में अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता था। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। अहोम समाज बहुत ही परिष्कृत था। भूया लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके अहोम राज्य की स्थापना की गई थी। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे। 22वें प्रश्न की बात करेंगे, अहोम के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, आपको अंग्रेजों के काल में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक अहोम विद्रोह भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अहोम विद्रोह भी देखने को मिलेगा। और ये जो अहोम विद्रोह है इसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? तो आप कहोगे गोमधर कुंवर कर रहे हैं। ठीक है, कौन कर रहे हैं? तो गोमधर गोमधर कुंवर जो है, गोमधर कुंवर जो है, ये क्या कर रहे हैं? ये अहोम विद्रोह का नेतृत्व कर रहे हैं। गोमधर कुंवर जो है अहोम विद्रोह का नेतृत्व कर रहे हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता था, यही गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग पाइक लोगों की बात करेंगे तो पाइक लोग कहाँ पर? तो ये उड़ीसा में। ठीक है, कहाँ पर थे? ये उड़ीसा में थे। और उड़ीसा में आपको पाइक विद्रोह भी देखने को मिलेगा। ठीक है, उड़ीसा में अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको पाइक विद्रोह भी देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलेगा? तो आप कहोगे 1817 में। उड़ीसा में आपको पाइक विद्रोह भी देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलेगा? तो आप कहोगे 1817 में। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पहला ही विकल्प जो है वो गलत हो जाएगा। अहोम के संदर्भ में अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता था, ये गलत है। ठीक है, पाइक विद्रोह आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा 1817 में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। हैंगियोग्राफी संबंधित है संत के जीवनी लेखन से, शासक की आत्मकथा लेखन से, संत के आत्मकथा लेखन से, शासक के जीवनी लेखन से। ठीक है, तो हैंगियोग्राफी का संबंध किससे ही आपसे बताना है। तो इसमें प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। क्या हो जाएगा? हैंगियोग्राफी का संबंध किससे है? ठीक है, चलिए इस प्रश्न की बात करेंगे तो संत के जीवनी लेखन से है, शासक की आत्मकथा लेखन से, संत के आत्मकथा लेखन से, या फिर शासक के जीवनी लेखन से। 23वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर करोगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, संत के जीवनी लेखन से। ठीक है, संतों के जीवनी लेखन को जो है हैंगियोग्राफी कहा जाता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग। आज भी आप मंदिरों में जाओगे तो मंदिरों में आपको गर्भगृह सुनने को मिलता है। ठीक है, गर्भगृह शब्द आपको सुनने को मिलेगा। तो गर्भगृह के संदर्भ में आपसे पूछ रहा है कि जो प्राचीन काल में जो हिंदू मंदिर हुआ करते थे उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता था गर्भगृह। और ये गर्भगृह में क्या होता था? मंदिरों में वह स्थान जहां लोग एकत्रित हो सकते थे, वह स्थान जहां धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते थे, गुफाएं जिन्हें मूर्तियां तथा भित्ति चित्रों द्वारा पूरी तरह सजाया जाता था, वह स्थान जहां मुख्य देवी या देवताओं की मूर्तियों को रखा जाता था। तो गर्भगृह क्या होगा? आप मंदिरों में जाते होंगे तो आज भी आप गर्भगृह शब्द सुनने को आपको मिलता होगा। आप सुनते होंगे कि ये गर्भगृह है। तो गर्भगृह में होता क्या था? जहां पर लोग एकत्रित होते थे उसे गर्भगृह कहा जाता था। जहां धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते थे उसे गर्भगृह कहा जाता था। जहां पर मूर्तियों और भित्ति चित्रों द्वारा पूरी तरीके से सजाया गया रहता था उसे कहते थे, या फिर वह स्थान जहां मुख्य देवी और देवताओं की मूर्तियों को रखा जाता था उसे गर्भगृह कहा जाता था। तो क्या कहोगे? तो जहां पर क्या हो जाएगा? जहां पर मुख्य देवी और देवताओं की मूर्तियों को रखा जाता था उसे गर्भगृह कहा जाता था। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे और आज के सेशन के आखिरी प्रश्न की बात करेंगे। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व क्या था? बौद्ध धर्म में आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जो ये बोधिसत्व है, इसका संबंध किस धर्म से है? तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे बौद्ध धर्म से। बोधिसत्व का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। और बोधिसत्व क्या था? वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्रबोध प्राप्त कर लिया था। बुद्ध की प्रतिमाओं को, चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों को या फिर बौद्ध विद्वानों को बताएगा। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व क्या था? 25वें प्रश्न की बात करेंगे, बताएंगे क्या जगह। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व क्या है? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्रबोध प्राप्त किया था। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्रबोध प्राप्त किया था, ठीक है, वो बोधिसत्व कहलाते थे बौद्ध धर्म में। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। हम लोगों ने एसएसटी पेडागोजी के कुछ प्रश्नों को करने का प्रयास किया है, जो कि प्रीवियस ईयर से लिए गए थे, साथ ही साथ एनसीईआरटी बेस्ड थे। और ये प्रश्न जो है, ठीक है, डेली हम लोग 25-25 प्रश्न कर रहे हैं और ये 25 प्रश्न जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी आपको पता है फरवरी में आपके सीटेट के एग्जाम होंगे, ठीक है, तो अभी फरवरी तक अगर हम लोग डेली 25 प्रश्न ही लेकर के अगर आप चलते हैं, तो आप सोचिए फरवरी तक हम लोग कितने प्रश्नों को कवर कर लेंगे। और ये प्रश्न जो है वो पूरी तरीके से प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं और एनसीईआरटी बेस्ड है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हम लोग चैप्टर वाइज भी कर रहे हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज पेडागोजी के जो क्वेश्चंस है वो चैप्टर वाइज भी कर रहे हैं। जैसे आज के सारे क्वेश्चंस आपको चिंतन वाले चैप्टर से देखने को मिले होंगे। सारे प्रश्न जो है वो चिंतन पर आधारित है, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन है। रेगुलर इस सेशन के साथ बने रहिए, क्लास को पूरा देखिए और क्लास अगर पसंद आ रही है तो उसको दूसरे भाई बहनों तक भी शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी ये क्लास पहुंच सके, उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके। ठीक है, चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाएगा, वहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, ताकि क्लास खत्म होने के बाद आप दोबारा से अगर रिवीजन करना चाहें तो पीडीएफ के माध्यम से रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच। आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। जाने से पहले सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।